हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता से पहले हम लोग पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। इसके 200 वर्षों के बाद वैदिक सभ्यता का युग देखा गया, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण साक्ष्य वैदिक युग के बाद मिला है। फिर भी ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक युग ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन अंततः हमें उत्तर वैदिक काल में आके फिर से नगरीकरण का रूप देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से वैदिक सभ्यता के बारे में देखते हैं कि वैदिक युग का जो काल है, काल के बारे में देखते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व वैदिक युग को माना गया है, जिसमें इसे 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना गया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर वैदिक काल को 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि उस समय वेदों की रचना हुई थी और ऋग्वेद से इसकी मुख्य बातें ली गई थी, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग वैदिक युग की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता का जो युग है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया है। इसके लिए हम सबसे पहले परिचय को देखते हैं। तो परिचय में हम लोग देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल कहिए या ऋग वैदिक काल, बात एक ही है। इसका ऋग वैदिक काल इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुई है, इसलिए इसे ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसका जो काल है वो आपको 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है आपका उत्तर वैदिक काल के बारे में देखा गया है कि इसका जो काल निर्धारण हुआ है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग आगे देखते हैं कि वैदिक शब्द से वेद बना है। ठीक है, वैदिक शब्द से वेद बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, मतलब इस काल में वेद की रचना हुई थी और वेद से तात्पर्य ज्ञान को संबोधित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रकार इस समय आर्य के बारे में चर्चा मिलती है। आर्य के बारे में ये कहा जाता है कि आर्य थे तो विदेशी, लेकिन अपने साम्राज्य का विस्तार उन्होंने भारत में आकर किया था। ठीक है, आर्य जब भारत आए थे तो अस्थायी तौर पे एक जगह वो नहीं बसते थे, वो घूमते रहते थे। लेकिन उनका जो आर्य की स्थिरता हमें उत्तर वैदिक काल में आके मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वैदिक काल के जो निर्माता ये आर्य को माना गया है। इस तरह यहाँ पे देखा गया है कि आर्य जो था वो संस्कृत शब्द थे। ठीक है, लेकिन इसका जो अर्थ जो होता था वो आपका श्रेष्ठ और भाषा, आर्य का जो अर्थ है वो श्रेष्ठ और भाषा माना गया है। उसके बाद हम लोग इनके मूल निवास के बारे में देखते हैं कि आर्य आखिर आए कहाँ से थे। तो सबसे पहले जहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखा गया है, तो आर्य के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि मैक्स मूलर महोदय एक विद्वान थे। मैक्स मूलर महोदय ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, बैक्टीरिया से आए थे। इसी प्रकार से आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य जो थे वो तिब्बत के मूलतः
निवासी थे। आर्य जो थे वो तिब्बत के मूलतः निवासी थे। और ये जानकारी स्वामी दयानंद की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से मिलती है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य जो थे वो ध्रुवीय प्रदेश आर्कटिक सागर से आए थे, जबकि ऐसा नहीं, सागर से आए थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज में ध्रुवीय प्रदेश आर्कटिक को माना है। लेकिन पुरातात्विक स्रोत के आधार पे भी ये देखा गया है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से ही आए थे। ठीक है, आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। और ये स्रोत के अनुसार इसका विवरण मिलता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि वैदिक सभ्यता के जानकारी का भी दो स्रोत है, कि वैदिक सभ्यता को दो स्रोतों के आधार पे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला जो है इसका पुरातात्विक स्रोत के आधार पर, और दूसरा आपके साहित्यिक स्रोत के आधार पर। फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता के बारे में ये कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए आपको उसके राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इस सब जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना जरूरी है, तभी आप किसी भी काल को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग पुरातात्विक स्रोत के आधार पर देखते हैं कि आखिर वैदिक युग का क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ये देखा गया है कि वैदिक सभ्यता की जानकारी जो है और आर्यों के भारत आगमन की जानकारी जो है वो आपको बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। और इस अभिलेख में ये कहा गया है कि आर्य जो थे वो भारत आए थे, इस अभिलेख में कहा गया है। और इस समय इंद्र, वरुण, मित्र और नाशात इनकी पूजा होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल में दो मृदभांड की जानकारी मिलती है, जो कि महत्वपूर्ण स्रोत है पुरातात्विक के तौर पर। पहला जो मृदभांड देखा गया है आपको पूर्व वैदिक काल में गेरुआ रंग का मृदभांड देखा गया। वहीं दूसरी ओर आपको उत्तर वैदिक काल में चित्रित घूसर मृदभांड को देखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि लाल मृदभांड जो था वो काफ़ी पॉपुलर था, वो बहुत ही प्रचलन में था। और लाल मृदभांड को आम जनता उसको उपयोग में लाते थे, जबकि चित्रित घूसर जो मृदभांड था वो जैसे कि उच्च वर्ग के लोग, जैसे राजा अधिकार और उस समय के व्यापारी वर्ग उसको अपना उपयोग में लाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखा जाता है कि हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखें। और आगे हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं। साहित्यिक स्रोत में हम लोग वेद के बारे में देखते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से वैदिक काल वेदों के रचना पे आधारित है, इसलिए साहित्यिक तौर पे हम लोग वेद के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। इससे हमें वेद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग साहित्यिक तौर पर देखेंगे ऋग्वेद को। ऋग्वेद जो था इसका जो मूल लिपि था वो ब्राह्मी था। ऋग्वेद का मूल लिपि जो था फ्रेंड्स ब्राह्मी थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी। और इसके संकलनकर्ता आपको कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद से भी आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके संकलनकर्ता जो थे कृष्णद्वैपायन वेद व्यास थे। ऋग्वेद में कुल आपको 10 मंडल और 1028 सूक्त की जानकारी मिलती है। सूक्त यानी कि मंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, और गोत्र, सबसे पहले गोत्र शब्द की चर्चा आपको ऋग्वेद में ही देखने को मिलती है। ओके फ्रेंड्स, ऋग्वेद में दूसरे और सातवें मंडल, इसके दूसरे और सातवें मंडल जो थे वो सर्वाधिक
प्राचीन मंडल थे। ऋग्वेद के दूसरे और सातवें मंडल जो थे वो सर्वाधिक प्राचीन मंडल थे और इस मंडल को गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे जो देखते हैं कि जबकि इसका पहला और 10वां सबसे नया मंडल है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल जो है वो सबसे नया मंडल माना गया है। इस तरह से हम लोग फ्रेंड्स ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और ऋग्वेद के बारे में ये देखते हैं कि ऋग्वेद से एग्जाम में बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। इसके मुख्य मंडल के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना होती है और बनता भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए तो हम लोग सबसे पहले तृतीय मंडल को देखते हैं। ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद का तृतीय मंडल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, गायत्री मंत्र से संबंधित है और गायत्री मंत्र के जो रचयिता थे वो विश्वामित्र को माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 7वां मंडल देखते हैं। 7वां मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा मिलती है। दशराग युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि उस समय अभी के रावी और उस समय की पौरुष्णी नदी, रावी का ही प्राचीन नाम पौरुष्णी नदी है और रावी या पौरुष्णी नदी के तट पे दशराग युद्ध हुआ था और ये कहा जाता है कि उस समय जो युद्ध होता था वो आपस में कबीला लोग युद्ध करते थे और इस प्रकार 10 राजाओं का युद्ध इसे माना गया है, दशराग युद्ध को। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 9वां मंडल देखते हैं। 9वां मंडल आपको जो है वो सोम देवता से संबंधित है। सोम को पौधा का देवता या सोमरस या मादक पेय का देवता के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो हम लोग इसका 10वां और महत्वपूर्ण मंडल को देखते हैं, ये है आपका वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ऋग्वेद में गोत्र शब्द का भी चर्चा मिलता है और दूसरा आपका वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख ऋग्वेद में देखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बाद जो ऋग्वेद से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण मंडल को देखें और उसके बाद महत्वपूर्ण मंडल को देखें और इस तरह कहा जाता है कि वेदों की रचना हुई वैदिक काल में, खासकर प्रमुख रूप से ऋग्वेद से संबंधित बहुत सारे मंडल को देखा गया। इसी वजह से ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग देखें, हालांकि साहित्यिक स्रोत वैदिक युग को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत को देखा गया, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ऋग्वेद के अलावा आपको और भी वेद हैं जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे अभी तक जो देखें वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताई हूँ कि इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आज आपको बता रही हूँ वैदिक सभ्यता, जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें, जो मुख्य बातें, जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से बनता है उस पर मैं आज आप लोग के सामने चर्चा कर रही हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में आपको उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब तक हम लोग एक नज़र में थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ें कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला जो काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा जो काल है वो आपका उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व काल निर्धारित किया गया है। उसके बाद हम लोग देखें कि वैदिक शब्द जो है वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान।
इसके बाद हम लोग निर्माता के बारे में पढ़े जो आर्य थे, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। इसके बाद आर्य कहाँ से आए थे, तो मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पे 3 लोगों की चर्चा की है, जबकि इसका सबसे इम्पोर्टेंट मैक्स मुलर को देखा गया जो आर्य मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी थे, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत के आधार पर भी ये पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो गई है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से ही आए थे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए जानकारी के स्रोत के बारे में, जैसे पुरातात्विक स्रोत और बोगज कोई पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो हम लोग देखें बोगज कोई अभिलेख जो आर्यों के भारत आगमन से संबंधित है, और इंद्र वरुण मित्र मुख्य रूप से देवता के रूप में थे, इसके बारे में हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग वैदिक काल में 2 मृदभांड का भी चर्चा किए। पहला मृदभांड जो देखें हम लोग गेरुआ मृदभांड और दूसरा चित्रित घुसर मृदभांड। इसमें लाल मृदभांड की भी चर्चा हम लोग किए कि लाल मृदभांड जो था वो आम लोगों के लिए उपयोगी था। ठीक है फ्रेंड, साहित्यिक स्रोत पे हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़े, ऋग्वेद के संकलनकर्ता और ऋग्वेद के कुलमंडल सूक्त के बारे में पढ़े। इसके गोत्र शब्द की चर्चा मिलती है, और जबकि इसका जो मुख मंडल है तृतीय, 7वां, 9वां, 10वां, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी जानकारी प्राप्त की है, जिससे हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब आगे हम देखते हैं, आगे जो हम लोग देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत में ऋग्वेद के अलावा भी हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेद जो है वो वेद से संबंधित है। इस तरह मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि ऋग्वेद वेदों से संबंधित है, हालांकि वेद के रचना के आधार पर ही पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आइए उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें, सब यहाँ पे देखेंगे कि ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद को, अथर्ववेद को नहीं, सिर्फ ये तीनों वेद को त्रय के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि तीनों वेद को त्रय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद के अंतर्गत जो हम लोग देखते हैं, यजुर्वेद में जो जानकारी यज्ञ से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, और ये यजुर्वेद जो है वो एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद दोनों से संबंधित है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों से संबंधित है। इसके बाद जो हम लोग चर्चा करते हैं वो सामवेद के बारे में चर्चा करते हैं। सामवेद के बारे में ये देखा गया है कि ये संगीत संबंधी जानकारी इसमें प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, संगीत का जो 7 सुर है वो पहली बार हमें सामवेद से ही जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद हम लोग अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्ववेद जो है इसमें जैसे कि जादू टोना, वशीकरण आदि से अथर्ववेद संबंधित है। इसके बारे में देखा गया है कि इसके अंतर्गत ब्रह्मदेव आता है, और ब्रह्मदेव को सबसे श्रेष्ठ वेद माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हम लोग वेद के बारे में जानकारी प्राप्त किए, और आगे जो हम लोग देखते हैं कि वेद जो था उसके पढ़ने वाले भी थे, और वेद का उपवेद भी होता था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेद का उपनिषद भी होता था और वेद का आरण्यक भी होता था। सबसे पहले फ्रेंड आपको बता दें कि उपनिषद और आरण्यक क्या होता है। तो उपनिषद के बारे में आपको ये बता दें कि गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को उपनिषद कहते हैं। ठीक है, और आरण्यक उसे कहते हैं जैसे कोई साधु संत महात्मा अपना पूरा जीवन तपस्या में लगाकर जंगल में चले जाते थे, और वहीं पे अगर किसी वेद की रचना उन्होंने की तो उसे आरण्यक के नाम से जाना जाता था।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले हम लोग वेद, अध्यता और उपवेद के बारे में चर्चा करते हैं। तो वेद जैसा कि मैं आपको पहले ऊपर में सारे वेद के बारे में बताई और यहाँ पे हम उसकी अध्यता उपवेद के बारे में बता रही हूँ। तो ऋग्वेद, पहला जो वेद हो गया आपका ऋग्वेद हो गया, और ऋग्वेद के जो अध्यता यानी कि पढ़ने वाले थे उसको होत्रा या होत्री के नाम से जाना जाता है, और ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। मैं आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि मैं आपको जो भी वैदिक युग से संबंधित यहाँ पे बात बताई हूँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए, होत्रा और होत्री कहते थे और इसके जो उपवेद थे वो आयुर्वेद को माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के अध्यता अर्धवर्यु को माना गया है और इसका जो उपवेद था वो धनुर्वेद था। उपवेद इसका जो था वो धनुर्वेद था। और उसके बाद जो हम देखते हैं सामवेद। सामवेद के जो अध्यता थे वो उद्गता को माना गया है और इसका जो उपवेद था वो गंधर्व वेद था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसके बाद हम लोग अथर्ववेद को देखते हैं। अथर्ववेद ब्रह्मा, इसके जो पढ़ने वाले तो ब्रह्मा थे और इसका जो उपवेद था वो शिल्पवेद था। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग वेद के अध्यता और उपवेद को देखें। आगे हम लोग वेद के उपनिषद और आरण्यक की चर्चा करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में देखेंगे कि ऋग्वेद के जो उपनिषद है वो है कौशितकई और ऐत्रेय। कौशितकई और ऐत्रेय, और इसका जो आरण्यक है वो सेम ही है, कौशितकई और ऐत्रेय ही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यजुर्वेद को देखेंगे। यजुर्वेद का जो है वो तैत्तिरीय और बृहदारण्यक और मैत्रेयी, और इसका जो आरण्यक है वो तैत्तिरीय और शतपथ। सुने होंगे आप लोग, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये सब चीज़ है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग सामवेद के बारे में देखेंगे। सामवेद के जो उपनिषद है वो है केन, छंदोग्य, और इसके जो आरण्यक है जैमिनीय और छंदोग्य। क्लियर है फ्रेंड्स। आइए इसके बाद हम लोग अथर्ववेद के बारे में देखेंगे। अथर्ववेद का है मांडुक्य, मुंडक, लेकिन इसका कोई आरण्यक नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा उपनिषद है, कौन सा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है, तो आप वहाँ पे टिक करेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग वेद के उपनिषद और आरण्यक पे चर्चा किए। आप एक देखेंगे कि महत्वपूर्ण उपनिषद मुंडकोपनिषद, जो प्रत्येक एग्जाम में रिपीट होता है। ये क्वेश्चन अक्सर आप रिपीट होते हुए देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, तो सत्यमेव जयते, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस तरह से हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त किए, और यहाँ पे जो जो जानकारी दिया गया आपको मुख्य रूप से आपके एग्ज़ाम से संबंधित है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोग आज पढ़ें। अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और सिंधु घाटी सभ्यता अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, और आगे जो वीडियो मैं डालूंगी उसको भी आप लोग देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिए ताकि आपका हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।